अच्छा बेटा, आज है 19 फरवरी 2024 और आज हम मार्च 2023 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। फरवरी मार्च। और इस पेपर में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो वेक्टर एडिशन का क्वेश्चन है। और इस वेक्टर एडिशन के क्वेश्चन में कंडीशन लगी हुई है कि आपने इस सवाल को स्केल डायग्राम से सॉल्व करना है, बल्कि लिखा हुआ और बाय कैलकुलेशन। जबरदस्त। तो फिर तो आपको उसने चॉइस दे दी कि स्केल डायग्राम कर लें या बाय कैलकुलेशन कर लें, तभी डिसाइड करते हैं। कह रहे हैं आप बोट क्रॉसेज अ रिवर और द बोट पॉइंट्स एट राइट एंगल टू द रिवर बैंक एंड इट ट्रेवल्स एट स्पीड 3.5 मीटर पर सेकेंड टू दी वाटर। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल ये रिवर है। इस रिवर में जो वाटर फ्लो कर रहा है वो इस तरह जा रहा है, और वाटर का जो फ्लो होता है उसके लिए लफ्ज यूज करते हैं रिवर करंट। रिवर करंट स्पीड 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी स्पीड से रिवर फ्लो कर रहा है, और इस रिवर में कोई बोट क्रॉस करनी है उसने रिवर को, और क्रॉस करनी है एट राइट एंगल। जबरदस्त। राइट एंगल पे क्रॉस करनी है। स्पीड है इसकी 3.5। तो क्वेश्चन है, बताइए उसकी रिजल्टेंट स्पीड क्या होगी और डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये है कि आप इसको स्केल डायग्राम से करेंगे। स्केल डायग्राम में सबसे पहले आप एक 2.5 सेंटीमीटर की हॉरिजेंटल लाइन बनाएं, और फिर 3.5 सेंटीमीटर की एक वर्टिकल लाइन बना लें। तो हॉरिजेंटल लाइन 2.5 सेंटीमीटर, वर्टिकल लाइन 3.5 सेंटीमीटर, एंगल बिटवीन देम राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। और आपने मालूम करना है ये वाला रिजल्ट है। तो बड़ा फाइव आप हमें ड्रॉ करके बताएं कि जब आप इसकी लेंथ मेजर करते हैं तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस ब्लू लाइन। जी बेटा। इट शुड बी 4 पॉइंट है। नहीं, ये तो इसमें मार्किंग स्कीम वाला तो कह रहा है कि 4.3 आएगा, क्योंकि हमने स्केल बड़ा सिंपल लिया है। जो वैल्यूज है उन्हीं वैल्यूज को लेकर मैंने ड्राइंग की है। 3.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो रिजल्टेंट 4.3 मीटर पर सेकेंड लिखा है। तो इट शुड बी अराउंड 4.3 सेंटीमीटर। और एंगल पूछ रहे हैं, ये वाला एंगल, अपना ये वाला एंगल भी बताइए, क्योंकि रिवर बैंक की डायरेक्शन से एंगल पूछ रहे हैं। तो ये एंगल 54 या 55 डिग्री आना चाहिए। अच्छा जी, एक मिनट। 4.1। अच्छा, ऐसे ड्राइंग में ना रेंज अच्छी खासी बड़ी इनको देना चाहिए, ऑल्दो कि उन्होंने कोई रेंज नहीं दी थी, खाली 4.3 लिखी है। ठीक है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दोबारा करने जा रहे हैं बाय कैलकुलेशन। बाय कैलकुलेशन क्या कहती है? सर भाई, कैलकुलेशन बाय कैलकुलेशन ये कहती है कि अगर दो वेक्टर 90 डिग्री के एंगल पर हो तो ये बन गई राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली साइड जो 90 डिग्री के सामने है, इट इज हाइपोटेन्यूस, और यही हाइपोटेन्यूस रिजल्ट है। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। और जब आप दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट करते हो तो इसमें तो खैर परफेक्ट आंसर कैलकुलेटर दे ही देता है, एंड इट शुड बी 4.3। उसके बाद पूछ रहे हैं ये वाला एंगल बता दो। ठीक है जनाब, रिजल्टेंट का एंगल रिवर बैंक के साथ, ये रिवर बैंक चल रहा है, रिवर का फ्लो, तो रिवर बैंक के साथ डायरेक्शन एंगल। सर एंगल की जो सामने वाली साइड है, दिस इज अपोजिट साइड। जो साथ वाली साइड है, इट इज एडजेसेंट साइड। तो अगर आप टेन थीटा लगा दो तो टेन थीटा होता है अपोजिट,
अपॉन एडजेसेंट साइड। और इससे जब आप टेन थीटा निकालोगे, मतलब थीटा निकालोगे, तो थीटा का रिजल्ट आएगा 54 या 55 डिग्री। तो ये तो बिल्कुल ही सीधा सा सवाल है। तो इस क्वेश्चन में एंगल उन्होंने इतना आसान दिया कि हमें कोई मेहनत नहीं करना पड़ी, 90 डिग्री के एंगल पर सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। इसके बाद कह रहे हैं स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। आप भी कोई एक स्केलर बता दें, कोई एक वेक्टर बता दें। तो बहुत ही मासूम सा सवाल है, नंबर बांट रहे हैं। तो मास स्केलर है और वेट वेक्टर है। बहुत सारी चॉइसेस आपके दिमाग में आ रही होंगी, पर मैंने बिल्कुल आसान सी यूनिट वन वाली हिसाब किताब डाल दिया, मास और वेट। अब इधर आ क्वेश्चन है, एक इतना बड़ा शिप है। ये शिप बना हुआ है स्टील से। स्टील की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, 7800। ये स्टील की डेंसिटी है। पानी की डेंसिटी 1000 है। तो हमने तो पढ़ा है कि जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना, जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होती है वो चीज डूब जाती है। ठीक है जनाब, डूब जाती है। और जब वो डूब जाती है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखिए कि जो शिप है वो तो फ्लोट कर रहा है। जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होगी वो चीज सिंक कर जाएगी। शिप स्टील का बना हुआ है, स्टील की डेंसिटी ज्यादा है, पानी की डेंसिटी कम है। फिर शिप क्यों फ्लोट कर रहा है पानी के ऊपर? तो उसका आंसर ये है कि अगर शिप सॉलिड स्टील का होता, ठीक है ना, क्या मतलब, इसके बीच में, ठीक है ना, जो शिप होता है, शिप के अंदर बीच में रूम्स होते हैं। शिप के अंदर बीच में बहुत सारे खाली हॉल्स होते हैं बड़े बड़े। तो वो जितना स्पेस अंदर खाली है, एम्प्टी है, अगर वो स्टील से भरा हुआ होता, इफ शिप इज completely made of steel with no spacing of rooms, halls, etc., it would sink. It would sink. The density of ship, मैं ये नहीं लिख रहा डेंसिटी ऑफ स्टील, द डेंसिटी ऑफ शिप इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है ना? अगर ये शिप कंप्लीटली सॉलिड मेटल का बना हुआ होता, कंप्लीटली सॉलिड स्टील का बना हुआ होता, और उस शिप में कोई रूम्स की स्पेसिंग नहीं होती, कोई हॉल्स नहीं होते, एटसेट्रा, तब तो उसने डूब जाना था। लेकिन डेंसिटी ऑफ शिप, शिप की डेंसिटी, आई एम नॉट राइटिंग द डेंसिटी ऑफ स्टील, डेंसिटी ऑफ शिप इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, इसलिए शिप डूबता नहीं है। ठीक है ना? तो वो जो बीच में स्पेसेस होती हैं रूम की, उसकी वजह से शिप की डेंसिटी कम हो जाती है। क्या फाइव आपको ये वाली बात समझ में आ जाती है कि शिप क्यों नहीं डूब रहा? फाइव, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, द कंटेनर्स विद द ग्रेटेस्ट मास आर लोडेड नियर द बॉटम ऑफ द शिप। स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ शिप लोडिंग द कंटेनर्स इन दिस वे। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी जो शिप है उसके अंदर ये लेकर आ रहे हैं कंटेनर। और अब कंटेनर लेकर आते हैं, तो कंटेनर लाके रखने से, ठीक है जनाब, लेकिन कंटेनर भी जब लाके रखेंगे फिर भी शिप के अंदर बड़ी बड़ी जगहें खाली छोड़ेंगे। लेकिन अब कंटेनर लाके रखते हैं, तो आपको थ्योरी पढ़ाते हुए एक टॉपिक पढ़ाते हैं, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की दो कंडीशंस होती हैं, अगर आप याद करें। कोई भी ऑब्जेक्ट उस वक्त स्टेबल होता है जब उसका बेस एरिया ज्यादा हो, नंबर वन। और नंबर टू, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैक्सिमम पॉसिबल नीचे की तरफ हो।
ठीक है ना। तो अगर शिप की भी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ करवा दे, कैसे? जो भी हम कंटेनर लाके प्लेस करेंगे वो इस तरह से लाकर प्लेस करेंगे कि शिप, यानी कि जो भी हम मटेरियल उसमें लाके रख रहे हैं उसको नीचे की तरफ लाके रखेंगे। जब आप शिप में नीचे की तरफ लाके रखेंगे, बॉटम साइड पे लाके रखेंगे, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ आ जाएगी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितनी ज्यादा नीचे की तरफ होगी, शिप उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसका बेटा आंसर क्या लिखेंगे? कह रहे हैं स्टेट करें और एक्सप्लेन करें स्टेबिलिटी ऑफ शिप के ऊपर। और ऊपर क्या लिखा हुआ है खुद बता रहे हैं कि कंटेनर्स को, जिसके मास ग्रेटर मास होते हैं, जब उसको लोड करते हैं तो बॉटम ऑफ द शिप पे रखते हैं। तो इस बॉटम ऑफ शिप की वजह से लिखिएगा इस बात को, व्हेन लोड प्लेस बॉटम ऑफ शिप, बॉटम ऑफ शिप, it lowers the position of center of gravity of ship. Center of gravity of ship, which increases its stability. ठीक है ना। जब लोड को आप प्लेस कर देते हो शिप के बॉटम में, तो शिप के बॉटम में जब आप लोड लाके रखोगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे चला जाएगा। और की पोजीशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन जितनी नीचे चली जाएगी, जितनी नीचे चली जाएगी, तो वो जो शिप होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। इट इंक्रीजेज इट्स स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। अच्छा जी, और आगे चलो। यानी एक क्रेन है, वो कंटेनर को 48 मीटर ऊपर उठाती है, उसका मास इतना है, और पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं। अब ये तो खैर मजाक होगा, हम आपको इस लेवल पे आके ये वाला सवाल कराएं। एमजीएच छोड़ दीजिए। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी नहीं करा रहा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अदर फॉर्म, नहीं कर रहे। तो बता ये सवाल समझाने वाला है कि बच्चे कभी भी वॉट्स को देखते हैं, तो वॉट्स को देखते ही बच्चा बोलता है सर ये पावर की यूनिट है। और यहाँ लिखा हुआ है कि डिफाइन द यूनिट 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर को आपने डिफाइन करना, कैसे डिफाइन करेंगे तो गौर से सुनिए। ये जो 1 किलोवाट आवर है ना, कहते हैं 1 किलो, किलो का मतलब होता है 1000, किलो का मतलब 1000, तो 1 किलो हो गया। ठीक है जनाब। वॉट्स, सर ये पावर है। अगर आप कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज कर रहे हो जिसकी पावर 1000 वॉट्स हो, फॉर एग्जाम्पल आप कपड़ों पे प्रेस कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है वो यूजुअली 1000 वॉट्स की होती है। सर अब आप 1000 वॉट्स को 1 आवर तक कंज्यूम करेंगे, तो आपने जितनी एनर्जी कंज्यूम की होगी, फिजिक्स के लैंग्वेज में इट इज कॉल्ड 1 kWh। इट इज कॉल्ड 1 kWh। यानी 1000 वॉट्स की इलेक्ट्रिक आयरन को अगर आप 1 आवर तक ऑपरेट करते रहें, तो वो जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी, इट इज कॉल्ड 1 kWh। इट इज इट्स डेफिनेशन। तो बेटा डेफिनेशन लिखिएगा, व्हेन 1 kWh पावर इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस runs for 1 hour, it consumes energy 1 kWh। जब कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो एटलीस्ट 1000 वॉट्स का हो, एटलीस्ट या 1000 वॉट्स का हो, ये तो फिजिक्स की डेफिनेशन है।
1000 वॉट्स का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो, उसको आप चलाएं 1 घंटे तक, तो आप जो एनर्जी कंज्यूम करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेंगे, इट इज 1 किलोवाट आवर। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि जनाब इसकी वैसे वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। कह रहे कैलकुलेट एनर्जी प्रोड्यूस बाय विंड टर्बाइन ऑपरेटिंग एट मैक्सिमम पावर फॉर 4 आवर, गिव योर आंसर इन kWh। चले, इस क्वेश्चन में क्या करें जरा गौर से सुनिएगा। कह रहे विंड टर्बाइन की उसने पावर दी हुई, विंड टर्बाइन की उसने हमें पावर दी हुई, और आपने कैलकुलेट करना है एनर्जी। तो सर एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। पावर है सर उसकी 1.8 मेगावाट्स। मेगा, मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, ठीक है सर, 10 की पावर 6। किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। आंसर किलो में चाहिए, दिया हुआ मेगा में। तो आप क्या करो कि ये जो मेगा है ना बेटा, इस 10 की पावर 6 को मैंने 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 में 2 दफा तोड़ के लिख दिया, ठीक है ना। मेगा एक्सपोनेंट 6, मैंने ब्रेक कर दिया इसको एक्सपोनेंट 3 में। फिर लिखा हुआ है टाइम, सर टाइम है 4 आवर्स, टाइम है 4 आवर्स। अब आपसे अगर मैं ये कहूँ कि ये वाला जो एक्सपोनेंट 3 है ना, इसे किलो कंसीडर करो, एक एक्सपोनेंट 3 को किलो कंसीडर करो। और जब आपने इसको किलो कंसीडर कर लिया, तब गौर करना ये वाला किलो, ये वाला और वॉट और आर, ये किलो वॉट आर तो आ गया यहाँ पर, के डब्ल्यू एच बेटा यहाँ पर आ गया, के डब्ल्यू एच बेटा यहाँ पर आ गया। अब बाकी बचा 1.8 इंटू 1000, तो ये बन गया 1800। 1800 को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बन गया 7200। 1800 मल्टीप्लाई 4, ये बन गया 7200 किलो वॉट आर, किलो वॉट आर। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने पावर मेगा में दी थी, मैंने मेगा को तोड़ दिया, एक्सपोनेंट 6 को तोड़ दिया एक्सपोनेंट 3, और उसमें से एक एक्सपोनेंट 3 को बेटा मैंने कह दिया किलो। तो ये आपके सामने मैंने कन्वर्जन इस चालाकी से की, ताकि जो आंसर मुझे चाहिए मैं उसकी शक्ल बना लूं, और मुझे शक्ल बनानी थी किलो वॉट आर की, जो मैं कामयाब हो गया। आगे चलिए, कह रहे हैं सूरज से जो रेडिएशन आ रही है वो हमारी जमीन के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। दो एनर्जी सोर्सेज ऐसे बताएं जो सूरज के बगैर चलते हैं, जिसमें सूरज का कोई काम नहीं है, मतलब रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी आप सारी समझते हैं। बेटा हुनैन आपने क्लास अभी ज्वाइन की, क्या आप हमें बता सकते हैं कोई ऐसा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी या नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल तो उसने बोला नहीं है, बस कह रहे कोई ऐसा बताओ। हाँ बेटा बोले। हाँ कोई सी भी रिन्यूएबल, पर उसमें सूरज इन्वॉल्व ना हो। जी जी जी। विंड एनर्जी सूरज से चलती है, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ओए होए होए होए, हुनैन भाई गलत कॉन्सेप्ट आपके बैठे ना। विंड को आपने कह दिया सूरज से ताल्लुक नहीं है, और बोलो हाइड्रो इलेक्ट्रिक का भी सूरज से कोई ताल्लुक नहीं है, जबरदस्त। गलत बोल रहे, और बोलो और बोलो, ताकि तुम्हारी दिल की बात निकले, मैं तुम्हें समझा दूं ना, ताकि तुम्हारी करेक्शन हो जाए। और बोलो। अच्छा, तो जो दो बताए दोनों गलत है, ठीक है, अब जरा दोनों की करेक्शन कर लो। सर विंड का सूरज से क्या ताल्लुक, ना आपने तो बोला सर सूरज से ताल्लुक नहीं है, तो भाई जरा सुनना, जब थर्मल फिजिक्स पढ़ाते ना बेटा, तो थर्मल फिजिक्स में पढ़ाते कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में पढ़ाते कि समंदरों के ऊपर जो तूफान बनते हैं, समंदरों से जो विंड के तूफान बनते हैं, स्टॉर्म बनते हैं, उनका मैकेनिज्म, और उस मैकेनिज्म में हल्का सा याद दिलाऊंगा कि जो सिटी होता है समंदर के करीब, वहाँ गर्म हवा, हॉट एयर ऊपर चली जाती है, ठीक है। थर्मल एनर्जी, हरारत, हीट क्या करती है, सिटी के ऊपर की हवा को गर्म करके ऊपर उड़ा देती है, कन्वेक्शन ऊपर चली जाती है, तो सिटी के ऊपर बन जाता है हवा का लो प्रेशर। और जो समंदर के पानी के ऊपर हवा होती है ना बेटा, उसके ऊपर सूरज की हीट जब पड़ती है ना, तो सूरज की हीट पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ऊपर की जो हवा है ना वो ठंडी रहती है।
फिर वो ठंडी हवा जब सिटी की तरफ भागती है तो उससे विंड चलती है। तो मुझे नहीं पता आपने जल्दी एक्सप्लेनेशन पकड़ी या नहीं, लेकिन ये बताओ होने बात समझ में आई कि सूरज ने सिटी के ऊपर की हवा को गर्म करके ऊपर उठा दिया, तो सिटी में बन गया हवा का लो प्रेशर। और पानी के ऊपर, समंदर के ऊपर सूरज की हीट पानी में एब्जॉर्ब हो रही है, वो एयर को गर्म नहीं कर पा रही, तो वहां रहती है ठंडी हवा। और वो ठंडी हवा जब सिटी की तरफ भागती है तो हवाएं चलती है। हवा का चलना सूरज से कनेक्टेड है। अब आ जाओ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो में क्या है सर? सर वाटर साइकिल बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। समंदर के पानी को हुनैन बताना कौन इवेपोरेट कराता है? समंदर के पानी को कौन इवेपोरेट कराता है? सन ना। वही पानी बादलों में जाता है, वही बरसात होती है, वही दरियाओं में आता है। तो वाटर साइकिल पूरा का पूरा सूरज चला रहा है। तो चले इस बहाने आपकी करेक्शन हो गई बेटा हुनैन, ठीक है। अब जहन में रखना, विंड और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी दोनों का कनेक्शन सूरज के साथ है। बल्कि मैं तो एक बहुत खतरनाक बात करने जा रहा हूँ, वो भी मैं पढ़ा चुका हूँ। ये बताना, जमीन से तो पेट्रोल निकला है, फॉसल फ्यूल, ये आपके यहाँ पेपर में एक दफा सवाल आया हुआ है। उसने लिखा था इसको सूरज के साथ कनेक्ट करके बताओ। तो फॉसल फ्यूल को सूरज से तुम कनेक्ट कर सकते हो? हुनैन, जमीन से तो पेट्रोल निकल रहा है, कैसे? हाँ, तो इसका सूरज से क्या ताल्लुक? बताओ। मैं सुना। हाँ सुना, सुने। ये पेपर में आया हुआ है सवाल, इसलिए सुना रहा हूँ। भाई उनका कहना ये है, मार्किंग इसके बारे में लिखा है कि आज से लाखों साल पहले हमारी जमीन पे प्लांट और डायनासोर टाइप बड़े बड़े एनिमल्स रहा करते थे। डायनासोर टाइप एनिमल प्लांट खाते थे, प्लांट सूरज से अपनी फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी एनर्जी बनाते। जमीन से एक कॉमेट टकरा गया, और कॉमेट टकराने से ही सब मर गए। जमीन के अराउंड एक मिट्टी का तूफान आया, सब जमीन के अंदर दफन हो गए। और लाखों साल तक वो अंदर डिकम्पोज होते रहे। और आज जब हम उनका पेट्रोल निकालते हैं, कीचड़ होती है जमीन के अंदर, वो कीचड़ जो होती है वो फॉसल फ्यूल होता है। तो ये एग्जामिनर ने लिखा हुआ है कि फॉसल फ्यूल को सूरज के साथ कनेक्ट करें, तो फॉसल फ्यूल का ताल्लुक भी सूरज के साथ है। ठीक है। अलबत्ता हम तंग करने जा रहे हैं फाइक भाई को। फाइक यार ये बताओ, जियो थर्मल सूरज से ताल्लुक है या नहीं? जी बिल्कुल सही आपने कह दिया, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। जियो थर्मल में जमीन के अंदर की प्लेटें एक दूसरे के ऊपर घूम रही हैं, और उससे जो जियो थर्मल एनर्जी रिलीज होती है, इसका सूरज से कोई ताल्लुक नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, न्यूक्लियर एनर्जी, इसका ताल्लुक है सूरज के साथ। ठीक है जनाब। और मार्किंग इसकी मैंने जो तीसरी लिखी है यार, ये मुझे दिमाग से बाहर है। वो कह रहा है टाइडल। तो टाइडल समंदर में जो लहरें बनती हैं, उसके अंदर मेन वर्किंग तो चांद की ग्रेविटी की है। चांद की ग्रेविटी, अच्छा ये रेडिएशन की बात कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, रेडिएशन से टाइडल नहीं बनती, सही है सही है। तो हम टाइडल को भी ले लेते हैं। ठीक है ना। सूरज और चांद की ग्रेविटी से टाइडल बनती है, सूरज की रेडिएशन से नहीं बनती। ठीक है, जो पानी ऊपर नीचे हिलता रहता है, तो पानी के ऊपर नीचे हिलने की वजह चांद और सूरज की ग्रेविटी है। क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे जनाब एक मेटल का पेन है, इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट के ऊपर रखा हुआ है। इस पेन में इतना पानी है, और पेन को हमने हीट किया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। कौन से दो तरीके हैं जिससे हीट कंडक्ट हो रही है मेटल में? तो जिन बच्चों ने कंडक्शन का टॉपिक पूरा प्रॉपर पढ़ा हुआ है, उनको दो मेथड आते हैं, मैं लिखूंगा नहीं, समझा दूंगा। कंडक्शन में मैंने यूं पढ़ाया होता है कि कंडक्शन में जो मेटल के एटम्स होते हैं, वो अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, और अपनी जगह पर फिक्स रहते हुए वाइब्रेशन कर रहे होते हैं। तो मैंने मॉलिक्यूल को दूर दूर बनाया, ऑल द मॉलिक्यूल बहुत करीब करीब होते हैं, और ये मॉलिक्यूल हर वक्त वाइब्रेशन कर रहे होते हैं। वाइब्रेशन कर रहे होते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट वाइब्रेशन कर रहे होते हैं। सर अब हम इन्हें गर्म करते हैं, तो हर पार्टिकल थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, वो बराबर वाले मॉलिक्यूल से टकराता है, फिर बराबर वाले मॉलिक्यूल से टकराता है। तो ज्यादा लंबी ना करें, तो सिर्फ इतना समझ लें कि कोलिजन, वाइब्रेशन
वाइब्रेशन इंक्रीज होना, कोलिजन इंक्रीज होना, हीट को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचा देता है। नंबर वन, एक मेथड हो गया। दूसरे मेथड के लिए हुनैन को तंग करूंगा। हुनैन बताना मेटल में दूसरा कौन सा मेथड होता है जो हीट को कंडक्ट कराता है? पार्टिकल्स। मैं दोबारा समझा रहा हूँ कि मेटल की रॉड में एटम्स हैं। जब आप मेटल की रॉड को गर्म करते हो तो मेटल के एटम्स थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब वो थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो हर पार्टिकल टकराता है बराबर वाले पार्टिकल से और उसको हीट दे देता है। ये टकराता है अपने बराबर वाले पार्टिकल से, उसको हीट दे देता है। वो टकराता है अपने बराबर वाले पार्टिकल को, उसको हीट दे देता है। तो हीट एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाती है बाय इंक्रीजिंग वाइब्रेशन, बाय इंक्रीजिंग कोलिजन। इट इज कॉल्ड कंडक्शन। ये एक मैकेनिज्म है हीट ट्रांसफर होने का। हुनैन से हमारा सवाल है कि मेटल की रॉड में एक और मैकेनिज्म होता है जो हीट को ट्रांसफर करता है। आप बताइए व्हाट इज द सेकंड मेथड, व्हाट इज द सेकंड मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन अ मेटल रॉड? अबे नहीं 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 नहीं, गलत गलत गलत, और बोलो, और बोलो। वो तो हो गई ना, मैंने बोल दी, कुछ और बताओ, कुछ और बोलो। नहीं, तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा, इसका मतलब है तुम्हें पता भी नहीं है, रुक जाओ। अच्छा मोहम्मद सलीम, तुम बताओ बेटा, कंडक्शन में और कौन सा दूसरा मैकेनिज्म होता है? सलीम बेटा जल्दी से बोलो। आता है तो बेटा बोलो, नहीं आता तो बोल दो बेटा। तो जरा सुनिए सर, जितनी भी मेटल्स होती है ना, उन मेटल्स में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और एक कोने से दूसरे कोने की तरफ भागने लगता है। तो क्लाउड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। क्लाउड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हीट एनर्जी एंड फ्लो टूवर्ड्स कोल्ड एंड। तो दो बातें हो गई, उन्हें रिपीट करना। पहली बात, सर पार्टिकल्स की वाइब्रेशन। नंबर टू, सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। नंबर टू, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। नंबर टू, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। उन्हें दो मेथड बताएं जो मेटल में हीट को कंडक्ट कराते हैं। सही। अच्छा दूसरी बात बेटा, मुझे अभी सवाल करा के ना खुद पता चल जाता है ना कि आपको ना ये कंडक्शन कन्वेक्शन नहीं आती। आप क्लास के बाद मुझे याद दिलाओगे, सर मुझे वीडियो दे दे, टॉपिक का नाम मुझे बोलोगे ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है? हुनैन बेटा आपको नहीं आती ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है बेटा? तो क्लास के बाद आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको फॉरन भेज दूंगा। अच्छा जी, उसके बाद और आगे चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर बॉइल्स एंड लीव्स द लिक्विड एज अ गैस। ठीक है? इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस बताएं, डिस्टेंसेस बताएं कि गैस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है लिक्विड के मुकाबले में। अब यार ये तो बच्चों वाली बात है कि गैस के पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है, पार्टिकल्स के दरमियान बहुत बड़ा गैप होता है, इसलिए गैस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड के पार्टिकल्स के बिटवीन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं, इसलिए लिक्विड का वॉल्यूम बहुत कम होता है। इसमें समझाने वाली बात तो कुछ भी नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सॉलिड में, सॉरी, गैस में नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, गैस में नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लार्ज डिस्टेंस, लार्ज सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल्स। लिक्विड में देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बट स्ट्रॉन्ग, फेयरली स्ट्रॉन्ग, ये मैंने टर्म पढ़ी है आपके मार्किंग स्कीम में। फेयरली स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्मॉल सेपरेशन। दैट इज वाई गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है और लिक्विड का वॉल्यूम बहुत कम होता है। ठीक है जनाब? अच्छा जी, इस वाली बात को हम किसी और बच्चे से पूछे, वरना होने नहीं बोलेंगे सर मेरे ही पीछे लग गए। हाँ बेटा मोहम्मद सलीम, तो माइक्रोफोन खोल सकते हो। मोहम्मद सलीम माइक्रोफोन खोल सकते हो। मोहम्मद सलीम माइक्रोफोन आज नहीं खोलेंगे। पाइक आप ही खोल लें बेटा। अच्छा। अच्छा चलो, मोहम्मद सलीम ने मुझे बता दिया उनके माइक्रोफोन में इशू है, चले ठीक है, चले ठीक है। ठीक है बेटा, फाइक आपको भी बात तो मुझे पता, फाइक को तो समझ में आ ही चुकी होती है, आगे चलते। क्वेश्चन है कि बताइए बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है?
तो जल्दी जल्दी से दो डिफरेंस कर लेते हैं। बॉइलिंग सर्टेन टेम्परेचर पर होती है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर होती है। इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर होती है, नो स्पेसिफिक टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट सर्टेन टेम्परेचर पर होती है। बॉइलिंग सरफेस पर होती है, सॉरी, वो होल लिक्विड होती है, पूरा लिक्विड ऊपर से नीचे भाग रहा होता है, बबल्स बन रहे होते हैं। इवेपोरेशन सरफेस पर होती है, कोई बबल नहीं बन रहा होता। बॉइलिंग में बबल्स बनते, और इवेपोरेशन में नो बबल्स। ठीक है जी? ये आसान सी बात है, इसलिए थोड़ा जल्दी से इसको आगे बढ़ा लें। उसके बाद क्वेश्चन है जनाब एक मैथमेटिकल, और मैथमेटिकल क्वेश्चन में बेटा फाइव जरा कैलकुलेटर जरूर आप मेरी उठा के हेल्प कीजिएगा। कह रहे वाटर का वॉल्यूम बता रहे, वाटर इज रिप्लेस विद 200 cm क्यूब ऑफ मिल्क है। अच्छा, पानी को रिप्लेस कर दिया है। अच्छा, ऊपर वाले टॉपिक से ही लेकर आ रहे हैं, ठीक है। पानी को हटा के दूध लेकर आ रहे हैं, सही है। इनिशियल टेम्परेचर 20 है, बॉइलिंग पॉइंट 95 है। मिल्क स्टार्ट बॉयल हो जाता है जब हम उसको इतनी एनर्जी देते हैं। डेंसिटी ऑफ मिल्क इतनी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, कैसे निकालेंगे तो जरा सुनिए। सर सबसे पहली बात, क्वेश्चन में उन्होंने मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी की बात की है। तो बेटा मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है 1.03, वॉल्यूम गिवन है 200। यहाँ से बेटा मास आ जाएगा ग्राम में। और जब मास आ जाए तो Q इज इक्वल टू सी एम थीटा। Q इज द सप्लाइड हीट, सर हीट दे रहे हैं 60700। सी बेटा कैलकुलेट करना, मास यहाँ से आ जाएगा 1.03 इंटू 200। टेम्परेचर का चेंज, सर 20 से 95 तक जा रहे हैं, तो 20 से 95 तक जाना 75। सॉल्व करोगे तो बेटा सी आ जाएगा। तो इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, कैलकुलेटर नहीं चला रहे हैं, सीधा सीधी सी कैलकुलेशन है। ठीक है बेटा, बिल्कुल सीधी सीधी सी कैलकुलेशन। अच्छा जी, उसके बाद ये लाइट का सवाल आ गया। लाइट के क्वेश्चन में कह रहे थे ना कि क्रिटिकल एंगल प्लास्टिक का आपने कैलकुलेट करना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए थे। तो क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना है तो आपको पता है कि क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल है। अगर आपने क्रिटिकल एंगल निकालना है तो साइन उधर जाकर हो जाएगा साइन इनवर्स, और 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो तो क्रिटिकल एंगल याद है 41 या 42 आता है। ठीक है ना, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हो तो क्रिटिकल एंगल 42 आता है। उसके बाद कह रहे हैं कि ड्रॉ द पाथ ऑफ रे इन द ब्लॉक एंड आफ्टर द रे इमर्जेस फ्रॉम द ब्लॉक। अच्छा जी, जो रे एंटर हो रही है, और कीजिएगा ये रे इस बाउंड्री पे नॉर्मली इंसिडेंट होती है। जब नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो इट गोज स्ट्रेट, नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो इट गोज स्ट्रेट। नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है इसलिए सीधी जा रही है, और सीधी जाने के बाद जब यहाँ पहुंचती है, ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर मैं बना लूँ नॉर्मल, और नॉर्मल बनाकर फिर मैं आपसे बोलूँ भाई ये वाला एंगल मेजर कर, ये वाला एंगल मेजर करो। अगर ये वाला एंगल 42 डिग्री से कम आया तब तो लाइट बाहर निकाल देना, और अगर ये एंगल 42 से बड़ा आया तो करा देना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मुझे तो 42 से बड़ा ही लग रहा है, मुझे लग रहा है बड़ा, और अगर ये बड़ा मुझे लग रहा है तो ये करेगा यू इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इफ इट इज ग्रेटर देन 42। ठीक है, और क्या पता मैं गलत हूँ, तो अगर ये 42 से कम हुआ तो भैया इसको बाहर निकाल देना, और जब बाहर निकलेगा तो ये नॉर्मल से अवे जाएगी, नॉर्मल से अवे कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज लिखी है इफ। ठीक है, तो दोनों बातें हो सकती हैं, या आप ड्रॉ करके मेजर करके बता सकते हो, मैं इस तरह से नहीं बता सकता। इफ इट इज लेस देन 42 ग्रीन लाइन पाथ बनेगा, इफ इट इज ग्रेटर देन 42 तो रेड वाला पाथ बनेगा। उसके बाद जनाब एक लेंस है, लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट लाके रखा हुआ है, लिखा हुआ है फुल स्केल डायग्राम। फुल स्केल डायग्राम का मतलब होता है भाई आप रूलर रखें, और रूलर से यहाँ तक की लेंथ मेजर कर लें, और जो लेंथ आ जाए मेजर करके
उसे यहाँ पे लिख देना। टर्म लिखी हुई हो फुल स्केल डायग्राम, तो जो आपको मेजर्ड वैल्यू मिले वो यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद कह रहे हैं ड्रॉ टू रेज, दो रेज बनानी है। अच्छा जी, दो रेज बना देते हैं। एक रे बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और इसको पास कराएंगे फोकल पॉइंट में से। लेकिन फोकल पॉइंट जितनी दूर यहाँ है उतनी ही दूर यहाँ होना चाहिए। तो मैं अंदाजे से ले रहा हूँ, अंदाजे से, ठीक है जी। मेरे मेरे ख्याल में ये यहाँ पर है, मेरे ख्याल में। और अगर ये यहाँ पर है, इतना दूर है, तो ये रे, अच्छा मेरा पेन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा भाई, बस समझ लें यहाँ से पास हो गई। फिर ये फोकल पॉइंट है, ठीक है जी। मैंने बदल लिया फोकल पॉइंट, भाई आप नहीं बदलिएगा क्योंकि मेरा पेन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। दूसरा काम ये कीजिए कि एक रे को पास कराएं ऑप्टिकल सेंटर में से। पर ये बहुत खतरनाक रे हो जाएगी ये तो दोनों इंटरसेक्ट करना मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल है। क्योंकि इन्होंने फोकल पॉइंट इतना दूर दे दिया है, इतना दूर दे दिया है कि इसको बेटा आप लोग, मैं मशवरा दूंगा कि अगर प्रिंटेड पेज आपको मिले तो उसको ड्रॉ जरूर कीजिएगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये दोनों रेज ना, आप जब इधर ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे ना, पेज खत्म हो जाएगा, नहीं ज्वाइन होने वाली। मुझे नहीं लगता कि ये ज्वाइन होने वाली है। नहीं जी, नहीं ज्वाइन होने वाली। जबरदस्ती की मैं कोशिश कर रहा हूँ ज्वाइन हो जाए। ठीक है जी, जबरदस्ती की मेरे ख्याल में मेरी कोशिश पूरी हो गई है, और ये मैंने इमेज बना दिया। ठीक है जी। तो एक रे ग्रीन वाली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन पासिंग थ्रू फोकल पॉइंट, सेकंड रे इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंस, इसको मैंने एक्सटेंड किया, तो ये मुझे ब्लू वाला इमेज बन गया। ठीक है जनाब, इस इमेज का नाम उन्होंने कह दिया आई लिख के, तो इसका इमेज का नाम है आई। और आगे आ जाए, तो यहाँ पे ये आपको लेकर आ गए डिफेक्ट्स ऑफ आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, द बेटर टर्म इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या है सर? सर डिफेक्ट्स ऑफ विजन ये है कि जब आप लोग यंग एज में होते हैं, चाइल्ड एज में होते हैं, तो चाइल्ड एज में जो आपकी आंख में लेंस लगा हुआ होता है, उस लेंस की पावर बहुत ज्यादा होती है। और जब लेंस की पावर बहुत ज्यादा होती है तो सुनने में कितनी अजीब सी बात लगेगी कि लेंस की पावर ज्यादा होने की वजह से लेंस किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को बहुत करीब कन्वर्ट कर देता है, रेटिना से पहले ही कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना? तो अगर कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आपके सामने लाके रखा जाए चाइल्ड एज में तो लेंस की पावर बहुत ज्यादा होने की वजह से वो लेंस क्या करता है जनाब, आंख के रेटिना से पहले ही लाइट को कन्वर्ट करा देता है, और हमें फिर दूर का नजर नहीं आता। और अब दूर का नजर नहीं आता तो इसको हम लोग कह देते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। दूर का साफ नजर नहीं आना, इट इज कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस। अच्छा, अब इस शॉर्ट साइटेडनेस को किस तरह से सही करना है, ठीक है ना? तो इसको सही करने के लिए आपको पढ़ाते हैं कि अगर हम इस आंख के सामने एक डाइवर्जिंग लेंस लाके रखें, यानी जिन बच्चों को शॉर्ट साइटेडनेस होती है, बच्चों में ही होती है शॉर्ट साइटेडनेस, हमारी एज में तो लॉन्ग साइटेडनेस हो जाती है, हमें करीब का नजर नहीं आ रहा, दूर का तो सब कुछ सही नजर आ रहा होता है। वजह क्या होती है, हमारी आंख का लेंस अब एज बढ़ने के साथ वीक हो गया, तो वो बहुत दूर जाके कन्वर्ज कर रहा है, ओल्ड एज में बहुत दूर जाके कन्वर्ज करने लगता है। ठीक है। अच्छा जी, तो हम लोग लगा देते हैं डाइवर्जिंग लेंस। सर डाइवर्जिंग लेंस करता क्या है? तो भाई डाइवर्जिंग लेंस करता ये है कि जो लाइट की रे आती है ना, उस रे को करता है डाइवर्ज। जो लाइट की रे दूर से आ रही है ना, उसको कर देता है डाइवर्ज। मतलब वो डाइवर्ज कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। तो डाइवर्ज करने से फिर हमारा आंख का लेंस उसको बिल्कुल सही रेटिना पर पहुंचा देगा। तो आपने डाइवर्जिंग लेंस बनाना है। अलबत्ता मैं इतनी अच्छी शायद इमेज नहीं बना पाया हूँ क्योंकि मेरा पेन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप इसको जब बनाओगे तो आगे आपने बनाना है डाइवर्जिंग लेंस, और डाइवर्जिंग लेंस के बाद रे को थोड़ा सा ऊपर उठाना है जैसा कि मैंने उठाया था। काम की बात ये, जिस तरह मैंने ये ऊपर उठाई है ना, ये भी नीचे उठा दी है, और ऊपर और नीचे करके आप जब इसको लेंस में से पास कराओगे तो जनाब वो बिल्कुल पीछे जाके सही जगह पे हिट करेगी, रेटिना पे हिट करेगी, और आपको शॉर्ट साइटेडनेस का इशू रिमूव हो जाएगा। तो चलिए और आगे चले, कह रहे साउंड वेव्स कंप्रेशनल वेव्स हैं, रेयरफैक्शन वेव्स हैं। सवाल है कंप्रेशन किसे कहते हैं? तो आपको याद है साउंड में, जब साउंड किसी मीडियम से गुजरती है तो जहाँ पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत करीब करीब हो जाते हैं। अच्छा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टीचर सुना रहा होता है और बच्चा ऑनलाइन क्लास में उसका दिमाग कहीं और ही चला जाता है, तो ऐसा होता है। और इसीलिए कहता हूँ बेटा, अगर बच्चों का माइक्रोफोन चल रहा हो तो हम उसको जगाते रहते हैं, अब माइक्रोफोन ना चल रहा हो तो मैं क्या कर लूँ?
तो आज खाली हुनैन और फाइव का ही माइक्रोफोन चल रहा है, तो इन्हीं से हम बात कर सकते हैं। हुनैन, हमें बताएंगे कंप्रेशन और रेयर फैक्शन क्या बात जहन में आती है? कंप्रेशन, क्या खास बात होती है कंप्रेशन में? हाँ, बस बेहतरीन, इसका मतलब है आपको आता है। तो कंप्रेशन बेटा वो जगह होती है जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत करीब करीब होंगे। बेटा जब बहुत करीब करीब होते हैं ना, तो वहाँ पर डेंसिटी हाई हो जाती है। डेंसिटी का मतलब ये होता है पार्टिकल्स का क्लोज होना। तो हाई डेंसिटी रीजन होता है। अच्छा, जहाँ हाई डेंसिटी रीजन होगा ना, वहाँ हाई प्रेशर रीजन होगा। तो कंप्रेशन इज अ हाई प्रेशर रीजन, हाई डेंसिटी रीजन, पार्टिकल्स बहुत करीब करीब। एंड वाइस वर्सा करोगे तो रेयर फैक्शन बन जाएगा, तो हम उसमें टाइम नहीं पास कर रहे। उसके बाद मेरा अब सवाल है कि जब हम लाइट को देखते हैं सूरज से, तो लाइट हमें फौरन सूरज की नजर आती है, लेकिन साउंड नहीं सुनते। जबकि हमने सुना है कि सूरज पर फ्यूजन के धमाके हो रहे हैं, और धमाकों से तो साउंड पैदा हो रही है। और वो साउंड क्यों नहीं आती जमीन तक? तो आपको हम पढ़ा चुके हैं कि साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपेगेट। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। तो विदाउट मीडियम साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। तो सूरज और जमीन के बिटवीन में कोई मीडियम नहीं है, इसलिए साउंड जमीन तक नहीं आ पाती। सवाल है जनाब कि जब आसमान पे बिजली चमकती है तो हमें लाइट नजर आती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद थंडर सुनता है, आवाज सुनते हैं। सवाल है कि थंडर हमें 9 सेकेंड लेटर सुनने को मिल रहा है, स्पीड ऑफ साउंड इतनी है। सवाल है, जहां से थंडर स्टॉर्म हमें नजर आया वो हमारे से कितना दूर था? तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड सर 340 मीटर पर सेकेंड को गिवन है। टाइम 9 सेकेंड। सर 9 सेकेंड का आप टाइम क्यों ले रहे हैं, इस पर थोड़ा सा कमेंट करके बताएं। तो भाई कमेंट ये है कि जब लाइट नजर आती है ना, तो लाइट को ट्रैवल करने में टाइम लगता ही नहीं है। लाइट, थंडर स्टॉर्म, फौरन लाइट नजर आ गई, इसका मतलब है वहां पे आवाज पैदा हो गई थी, लेकिन कुछ देर के बाद आवाज आई। तो ये आवाज का ट्रैवलिंग टाइम है। तो आवाज ने ट्रैवलिंग टाइम लिया और फिर वो हम तक पहुंच पाई। तो उसमें उसने जितना डिस्टेंस कवर किया, वो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद बहुत आसान सा एक सवाल है, क्योंकि पेपर काफी मासूम सा पेपर हमें लग रहा है। कह रहे कि करंट इतना है, चार्ज बताएं। तो हुनैन, चार्ज का बेटा फार्मूला बता दो क्या होता है? हुनैन बेटा, चार्ज का फार्मूला बता दो क्या होता है? और ये देखो ना बेटा, उसने हमें करंट और टाइम दिया हुआ है ना, उसको देख के बता दे। हाँ, बता। नहीं याद आ रहा। तो चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, जो दिया हुआ है उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ठीक है ना? तो ये करंट है और ये टाइम। और करंट है 3 एक्सपोनेंट 4, टाइम है 48 मिली सेकेंड। मिली है इसलिए मैंने एक्सपोनेंट -3 लिख दिया। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको चार्ज का आंसर मिल जाएगा। और चार्ज की यूनिट क्या होगी, इसमें यूनिट नहीं लिखी थी सर, चार्ज की यूनिट होगी कूलम। चार्ज की यूनिट होगी जनाब कूलम। क्वेश्चन नंबर 7, पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करें। अच्छा बेटा सुहेब, क्या आपका माइक्रोफोन चल रहा है बेटा? सुहेब, क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? सुहेब, सुहेब, नहीं चल रहा आपका माइक्रोफोन, ठीक है रहने दो। बहुत आवाज कट कट के आ रही है। सवाल है पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बताएं। तो सर पोटेंशियल डिफरेंस हो, वोल्टेज हो, ईएमएफ हो, सब में लिखा करें वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है? लेकिन अगर ईएमएफ भी लिखी हुई है और पीडी भी लिखा हुआ है तो एक लफ्ज और बढ़ा दे। पीडी जो होता है ना, वो हमेशा लोड पर होता है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज एट लोड टू कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी या टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इजी वर्डिंग में कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करना। ईएमएफ, सर ईएमएफ भी सर वही होनी है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन
पर यूनिट चार्ज। अब वो कह रहे हैं इक्वेशन स्टेट करें, 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो E इज इक्वल टू वर्क अपॉन क्यू। वाली इक्वेशन स्टेट करनी है, लंबी नहीं करनी। अच्छा। उसके बाद कह रहे हैं ईएमएफ 9 वोल्ट है, वर्क डन कैलकुलेट करें, चार्ज इतना। तो अभी अभी हमने ऊपर देखा है वर्क होता है ईएमएफ या वोल्टेज इंटू चार्ज। वोल्टेज 9 वोल्ट है, चार्ज 30 कूलम है, मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 270 जूल। उसके बाद कह रहे हैं एक सर्किट बनाए, उसमें एक पावर सप्लाई होना चाहिए, लैंप और थर्मिस्टर होना चाहिए, और तीनों को सीरीज में लगा दो। क्या बात है जनाब। तो ये मैंने थर्मिस्टर बना दिया, ये बता मैंने बैटरी बना दी। अच्छा, बैटरी और सेल दोनों में डिफरेंस है? यस सर। अगर वो सेल बोलता है तो सिंगल लाइन बना दिया करें, और अगर उसने बैटरी बोली ना तो 2-3 सेल लगा दिया करें। और उसके बाद यहाँ पर अभी मैं लैंप लगा दूंगा। लैंप आप समझते हो कि सर्कल बनाते हैं बेटा, और उस सर्कल के अंदर एक क्रॉस बना देते हैं, तो इट इज अ लैंप। तो ये पूरा सर्किट मैंने बना दिया। उसके बाद कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस इन द सर्किट यू हैव ड्रॉन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ थर्मिस्टर इंक्रीज्ड। सर टेम्परेचर ऑफ थर्मिस्टर, थर्मिस्टर मैंने पूरा नहीं बनाया था, ये थर्मिस्टर है। जब थर्मिस्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, तो हम आपको पढ़ा चुके हैं, बल्कि हुनैन से पूछेंगे, ये बताना टेम्परेचर इंक्रीज होने से, हुनैन टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है? ग्रेट रेजिस्टेंस भी ग्रेटर हो जाती है। बिल्कुल गलत गलत हुनैन, मैंने याद किया था। ठीक है जी, बिल्कुल गलत गलत याद किया था, जरा सुनिएगा बेटा। अगर थर्मिस्टर होगा तो थर्मिस्टर में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है। अगर लैंप होगा, लैंप होगा, ठीक है ना, अब लैंप, सर जब लैंप की रेजिस्टेंस बढ़ती है, सॉरी जब लैंप का टेम्परेचर बढ़ता है, तो सर लैंप की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। जो बात आपने बोली वो लैंप के लिए सही है, पर वो बात थर्मिस्टर के लिए बड़ा गलत है। ठीक है जी। तो इस वाली बात को ध्यान में रखिएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। हुरैन भाई याद रखेंगे, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। आज आज ताहा क्यों नहीं आया बेटा? फाइक है आपकी नॉलेज में? क्योंकि आपको ताहा बड़ी जल्दी आपके बारे में भी मुझे बात बता देते है बेटा। फाइक, अच्छा अच्छा। अच्छा सो गया होगा, ठीक है ठीक है। और हो सकता है हुनैन भी थके हुए हैं, वरना इतने सीधे सीधे सवाल जो बताने में आज गलती कर रहे हैं। तो हो सकता है बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि तफरी करने में बंदा थका हुआ होता है। हुनैन बेटा ऐसा हो सकता है जो मैं आपके बारे में एक अच्छी बात सोच रहा हूँ कि यार हो सकता है हुनैन इसलिए आज गलत गलत आंसर कर रहे हैं। अच्छा चलो, चले ठीक है, चले ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जरा अब सवाल ये है कि मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक हॉरिजॉन्टल कॉइल रखा हुआ है, और कॉइल के साथ एक सेल लगा दिया और कॉइल को घुमा रहे हैं। अच्छा जनाब, जब कॉइल को घुमाते हैं तो पहले तो कह रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ साइड ए बी बताओ। अच्छा जी, तो ये आपसे ना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल लगवाना चाह रहा है, तो जरा सुनो। सर पॉजिटिव से करंट इधर जाएगा, तो सिर्फ करंट इधर जाएगा, तो इसके ऊपर बतानी है फोर्स कहाँ लगेगी, पूछ रहे हैं जी फोर्स कहाँ लगेगी, उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो देखिए मैंने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फर्स्ट फिंगर नॉर्थ से साउथ की तरफ कर ली है, जो मैं आपको दिखा नहीं सकता। सेकंड फिंगर को मैंने स्क्रीन में अंदर की तरफ कर दिया है, तो मेरा अंगूठा नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। और अगर अंगूठा नीचे की तरफ आ रहा है तो मैंने बता दिया कि इस पे फोर्स लगेगी डाउनवर्ड। ठीक है ना, अब इस पे फोर्स लगेगी डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड फोर्स क्यों लगेगी? तो नीचे जाके कह रहे हैं जनाब कि आप इस चीज को एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन यू डिटरमिन द डायरेक्शन। आपने किस तरह से डायरेक्शन इसकी मालूम की है? तो डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम लोग याद कीजिए यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं जनाब? क्या यूज करते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? सर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि फर्स्ट फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड पॉइंट कीजिए नॉर्थ टू साउथ, सेकंड फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ करंट,
थंब पॉइंटिंग डाउनवर्ड, थंब पॉइंटिंग डाउनवर्ड। ठीक है ना, फर्स्ट फिंगर को लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर को मैंने नॉर्थ से साउथ करा, सेकंड फिंगर को करंट की डायरेक्शन में ए टू बी करा। ठीक है जनाब, सेकंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये भी लिख दूं ए टू बी, तो मेरा थंब नीचे आ रहा है। ठीक है जनाब, तो उसके बाद कह रहे हैं जब ये कॉइल घूम जाएगा तो सर वर्टिकल हो जाएगा, और जब वर्टिकल हो जाएगा तो वर्टिकल होने के बाद लिखा हुआ है जनाब, स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द कॉइल एज इट रीचेस द वर्टिकल पोजीशन। तो आप गौर कीजिएगा, आपने अगर मोटर का टॉपिक पढ़ा हुआ है तो सर मोटर के टॉपिक में जरूरी होता है कम्यूटेटर लगाना। तो जब टर्निंग अफेक्ट को अगर आपने कंटिन्यू कराना है तो सर जाहिर सी बात है इसमें क्या लगा होना चाहिए, कम्यूटेटर लगा होना चाहिए। और अब कम्यूटेटर नहीं लगा हुआ तो कॉइल अपनी रोटेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो बेटा मैंने लिखा कि एट वर्टिकल पोजीशन नो टर्निंग अफेक्ट, नो टर्निंग अफेक्ट, नो टर्निंग अफेक्ट टू कंटिन्यू सेम रोटेशन, सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अगर कम्यूटेटर नहीं है तो कॉइल सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में नहीं घूम सकता। वर्टिकल पोजीशन पे कोई ऐसा टर्निंग इफेक्ट नहीं मिलेगा, देयर इज नो टर्निंग इफेक्ट टू कंटिन्यू सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, कि सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में उसकी कंटिन्यूएशन हो सके। सही जनाब। तो क्या होगा, क्या सर होता ये है कि जो क्वाइल होता है ना वो वापस हॉरिजेंटल पोजीशन में आ जाएगा। यानी क्वाइल अगर आप उसके अंदर करंट पास करा ही रहे तो जो वर्टिकल हॉरिजेंटल से वर्टिकल गया तो वर्टिकल से दोबारा हॉरिजेंटल हो जाएगा। सही जनाब, वर्टिकल से दोबारा हॉरिजेंटल हो जाएगा। ठीक है जनाब, तो क्वाइल जो है वो वापस आ जाएगा, और हम कह सकते हैं क्वाइल वाइब्रेट करने लगेगा। ये ज्यादा बेहतर लफ्ज होगा, ये सबसे अच्छा जो लफ्ज होगा वो क्वाइल, ये पूरा वापस तो नहीं आ पाएगा, मैं कहूँ क्वाइल बिगिंस टू वाइब्रेट। अच्छा, अगर इसमें कम्यूटेटर लगा होता, जो कि अगले पार्ट में कह रहा है, कह रहे अगर मैंने मोटर चलानी है तो मुझे कम्यूटेटर लगाना है। ठीक है, अब ये कम्यूटेटर क्या करता है, तो बेटा कम्यूटेटर की पूरी कहानी मैं आपको पहले बहुत समझा चुका हूँ। अभी 2 मिनट में कम्यूटेटर की कहानी सुनाना पॉसिबल नहीं है। मोटर का टॉपिक अभी मैंने कुछ दिन पहले समझाया, तो इसलिए मोटर को मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। चलिए, इसमें बेटा 2 सवाल बाकी बचे थे, और ये 2 सवाल जो है मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा, क्योंकि अभी बेटा मेरी क्लास का ये वाला टाइम खत्म हो रहा है। और मेरी आवाज़ भी अगर आप देखें ना भारी आवाज़ हुई हुई है, मेरा गला बैठा हुआ है। कराची में बहुत एकदम से ठंडक आ गई, सर्दी आ गई, तो इसलिए